नमस्कार। देखिए, आरटीआई एक्ट यानी सूचना का अधिकार अधिनियम सरकारी काम में पारदर्शिता लाने के लिए एक बहुत बड़ी ताकत है। लेकिन जो लोक सूचना अधिकारी हैं, मतलब पीआईओज, उनके लिए ये कभी-कभी एक बड़ी चुनौती भी बन जाता है। तो आज हम इसी पूरी प्रक्रिया को थोड़ा आसान बनाने की कोशिश करेंगे और समझेंगे कि आरटीआई अनुरोधों को अच्छे से, मतलब कुशलता से कैसे संभाला जा सकता है। ये जो बात लिखी है ना कि बिना किसी ठोस वजह के अब गोपनीयता कोई विकल्प नहीं है, ये सिर्फ शब्द नहीं है, ये आरटीआई एक्ट की कह सकते हैं आत्मा है। चलिए एक छोटा सा उदाहरण लेते हैं। मान लीजिए किसी गांव में स्कूल बनाने का वादा हुआ, पर सालों तक कुछ हुआ ही नहीं। जब गांव वालों ने आरटीआई डाली तो पता चला कि अरे पैसा तो कहीं और ही इस्तेमाल हो गया। बस यही है पारदर्शिता की असली ताकत। तो आज के इस सफर में हम क्या-क्या देखने वाले हैं? सबसे पहले हम समझेंगे कि इस एक्ट का असल मकसद क्या है। फिर बात करेंगे कि जब कोई अर्जी आती है तो पहले 5 दिनों में क्या करना होता है। इसके बाद हम टाइमलाइंस यानी समय सीमा पर नजर डालेंगे। फिर एक जरा मुश्किल विषय पर आएंगे, थर्ड पार्टी इन्फॉर्मेशन को कैसे हैंडल करना है। और आखिर में देखेंगे कि अपील की प्रक्रिया क्या है और नियम ना मानने पर क्या हो सकता है। तो चलिए शुरू करते हैं अपने पहले पड़ाव से। सबसे पहले ये समझना जरूरी है कि आखिर इस कानून की जरूरत ही क्यों पड़ी, इसके पीछे का मकसद क्या है। तो देखिए, आरटीआई एक्ट 2005 जो है, वो हर नागरिक को सरकारी अधिकारियों के नियंत्रण में जो भी जानकारी है उस तक पहुंचने का एक व्यावहारिक अधिकार देता है। इसके दो ही मेन मकसद हैं, पारदर्शिता और जवाबदेही। मतलब काम कैसे हो रहा है ये सबको दिखे और अधिकारी अपने काम के लिए जवाबदेह हों। सीधी सी बात है, जो जानकारी संसद या विधानसभा से नहीं छिपाई जा सकती, वो एक आम नागरिक से भी नहीं छिपाई जानी चाहिए। ठीक है, तो थ्योरी तो समझ आ गई। अब आते हैं प्रैक्टिकल बातों पर। एक पीआईओ के लिए जब कोई अर्जी आती है तो शुरुआती 5 दिन बहुत ज्यादा जरूरी होते हैं। चलिए देखते हैं कि इन पहले 5 दिनों में क्या क्या करना होता है। इसे एक तरह की चेकलिस्ट ही समझिए। जैसे ही अर्जी आए, सबसे पहले 10 रुपए की फीस या बीपीएल सर्टिफिकेट के साथ उसे स्वीकार करें। फिर आवेदक को एक रसीद जरूर दें। ये भी देख लें कि आवेदन पूरा है या नहीं। और हाँ, अगर आवेदक को लिखने में कोई दिक्कत आ रही है तो उनकी मदद करना भी जरूरी है। और आखिर में इस अर्जी को अपने ऑफिशियल रजिस्टर में जरूर दर्ज कर लें। ये छोटे छोटे कदम आगे चलकर बड़ी मुश्किलों से बचाते हैं। और हाँ, एक बहुत जरूरी नियम याद रखिए। अगर मांगी गई जानकारी आपके विभाग से जुड़ी नहीं है तो उसे अपने पास रखकर नहीं बैठना है। उस अर्जी को सही पब्लिक अथॉरिटी को ट्रांसफर करना होता है और इसके लिए आपके पास सिर्फ 5 दिन हैं। और हाँ, ये ट्रांसफर करते वक्त आवेदक को बताना बिल्कुल मत भूलिएगा। चलिए अब उस हिस्से की बात करते हैं जहां वक्त ही सब कुछ है, यानी डेडलाइंस। आरटीआई में घड़ी की सुई लगातार चलती रहती है। एक पीआईओ के तौर पर इस घड़ी से रेस जीतना बहुत जरूरी है। तो सवाल यह है कि वक्त के खिलाफ इस दौड़ को जीता कैसे जाए। आरटीआई की अर्जियों का जवाब देने के लिए अहम डेडलाइंस क्या हैं? आइए इस पर एक नजर डालते हैं। अच्छा, तो ये है आरटीआई का पूरा टाइम टेबल। अगर कोई सामान्य अर्जी सीधे पीआईओ के पास आती है तो जवाब देने के लिए 30 दिन मिलते हैं। अगर अर्जी एपीआईओ के पास आई या किसी और पीआईओ को भेजी गई तो 35 दिन। अगर मामला किसी थर्ड पार्टी से जुड़ा है तो 40 दिन। और सबसे जरूरी, अगर बात किसी की जिंदगी या आज़ादी से जुड़ी है तो सिर्फ 48 घंटे। ये नंबर याद रखने बहुत बहुत जरूरी हैं। 30 दिन। ज्यादातर मामलों में आपको जवाब देने के लिए बस इतना ही वक्त मिलेगा, तो इस समय का सही इस्तेमाल करना बेहद जरूरी है। और ये 48 घंटे, ये एक तरह से इमरजेंसी अलर्ट है। जब सवाल किसी की जिंदगी या आज़ादी का हो तो एक एक मिनट कीमती होता है। यहीं पर इस कानून का मानवीय चेहरा सामने आता है। अब आते हैं एक और अहम और थोड़े पेचीदा मामले पर, थर्ड पार्टी इंफॉर्मेशन। मतलब जब मांगी गई जानकारी किसी तीसरे पक्ष से जुड़ी हो। सुनने में थोड़ा मुश्किल लग सकता है, लेकिन चलिए इसे स्टेप बाय स्टेप समझते हैं। तो पहले तो ये सवाल उठता है कि ये थर्ड पार्टी है कौन? देखिए, आसान भाषा में कहें तो अर्जी देने वाले और जानकारी देने वाले के अलावा मामले से जुड़ा कोई भी व्यक्ति या संस्था थर्ड पार्टी है। ये कोई दूसरा सरकारी विभाग हो सकता है, कोई एनजीओ हो सकता है या कोई प्राइवेट कंपनी भी हो सकती है। तो जब ऐसा कोई मामला आए तो एक तय प्रक्रिया का पालन करना होता है। इसमें 4 मुख्य कदम हैं। पहला, अर्जी मिलने के 5 दिनों के अंदर उस थर्ड पार्टी को एक लिखित नोटिस भेजिए। दूसरा, अब इंतजार कीजिए। थर्ड पार्टी के पास अपनी आपत्ति जताने के लिए 10 दिन होते हैं। तीसरा, अब पीआईओ को यह फैसला करना है कि क्या जनहित में जानकारी देना ज्यादा जरूरी है। और चौथा, अपने फैसले के बारे में आवेदक और थर्ड पार्टी दोनों को बताइए।
और अब आते हैं अपने सफ़र के आखिरी पड़ाव पर, अपील और उसके परिणाम। मतलब अगर चीज़ें उस तरह से ना हों जैसी होनी चाहिए थीं तो क्या होता है, आइए देखते हैं। देखिए, आरटीआई में अपील के 2 स्तर होते हैं। अगर आवेदक पीआईओ के जवाब से खुश नहीं है तो वो 30 दिनों के अंदर पहली अपील कर सकता है। ये अपील उसी विभाग के किसी सीनियर ऑफिसर के पास जाती है और अगर वहां से भी बात नहीं बनी तो फिर 90 दिनों के अंदर राज्य सूचना आयोग में दूसरी अपील की जा सकती है। तो सवाल ये है कि एक पीआईओ पर जुर्माना लग कब सकता है। इसके कुछ साफ कारण हैं, जैसे कि जानकारी देने से ही मना कर देना, या फिर जानबूझकर गलत या अधूरी जानकारी देना, और सबसे गंभीर, मांगी गई जानकारी को नष्ट कर देना। और इसका नतीजा क्या होता है? अगर जवाब देने में देरी होती है तो हर दिन के हिसाब से 250 रुपए का जुर्माना लग सकता है। यह सिर्फ एक सजा नहीं है, बल्कि समय पर काम करने की एक तरह की प्रेरणा भी है। और ये जुर्माना बढ़ते बढ़ते 25,000 रुपए तक जा सकता है। ये एक बड़ी रकम है और इससे पता चलता है कि इस कानून को कितनी गंभीरता से लिया जाता है। तो बेहतर यही है कि नियमों का पूरी तरह पालन किया जाए। तो एक अच्छे पीआईओ के तौर पर काम करने के लिए कुछ बातें हमेशा ध्यान में रखनी चाहिए, जैसे रोज आने वाली अर्जियों का एक प्रॉपर रजिस्टर बनाएं, फीस की जो रसीदें हैं उन्हें हमेशा तैयार रखें। अगर कोई रिकॉर्ड्स का इंस्पेक्शन करना चाहता है तो उसके लिए एक तय जगह और समय रखें, और सबसे ज़रूरी, अगर किसी वजह से जानकारी देने से मना कर रहे हैं तो उसका कारण ज़रूर बताएं और अपील की प्रक्रिया भी समझाएं। और हाँ, अगर आपका ट्रांसफ़र हो रहा है तो आरटीआई के सारे दस्तावेज सही तरीके से हैंडओवर करें। ये अच्छी आदतें आपके काम को बहुत आसान बना देंगी। और आखिर में एक सवाल सबके सोचने के लिए, क्या ये पूरी प्रक्रिया सिर्फ जानकारी का लेन देन है या इसका मकसद इससे भी गहरा है? मतलब शासन में एक जवाबदेही का कल्चर बनाना। एक पीआईओ के तौर पर भूमिका सिर्फ एक अधिकारी की नहीं है, बल्कि लोकतंत्र को मजबूत करने वाले एक अहम पहरेदार की भी है।